हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यानी कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो क्या होता है। डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है कि हम जब भी डेरिवेटिव की बात करते हैं तो रेट ऑफ चेंज आएगा भी, ठीक है ना, कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है। उसके बाद डायरेक्शनल, यानी कि किस डायरेक्शन में आपने रेट ऑफ चेंज निकालना है विद डायरेक्शन। पहले डेरिवेटिव करते थे, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं था, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते थे, सिंपल डेरिवेटिव। अब है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज द रेट ऑफ चेंज। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज, वो तो होगा ही क्योंकि डेरिवेटिव है। ऑफ स्केलर फील्ड, किसका, स्केलर फील्ड में कितना रेट ऑफ चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, एट ए पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। क्लियर। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं, जैसे कि डायग्राम देख रहे हैं आप, एक्स वाई जेड एक्सिस स्पेस में एक स्केलर फील्ड हमें लेनी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं लेट कि जो फाई एक्स वाई जेड बी ए स्केलर फील्ड, ये क्या है, स्केलर फील्ड है इन रीजन आर, किसके अंदर, रीजन आर के अंदर। और क्या सपोज करना पड़ेगा, एंड पी पॉइंट है कोई एक्स वाई जेड, बी एनी पॉइंट इन द स्केलर फील्ड, स्केलर फील्ड फाई एक्स वाई जेड का कोई भी पॉइंट है। एंड उसके बाद हम क्या मान लेते हैं कि जो Q है, यानी कि x प्लस डेल एक्स कोमा y प्लस डेल वाई कोमा z प्लस डेल जेड बी अनदर पॉइंट, ये क्या है, अनदर पॉइंट नियर टू P, यानी कि P के पास कोई पॉइंट है भी। क्लियर। तो हम दो पॉइंट मान लेते हैं कि लेट अस सपोज ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है भी, ये P और ये पॉइंट Q। जो P की वैल्यू है वो x y z इस टाइप से है, Q है x प्लस डेल्टा एक्स, y प्लस डेल्टा y और z प्लस डेल्टा z, इस तरीके से। यानी कि P और Q एक दूसरे के नज़दीक पॉइंट है। अभी तो देखो काफ़ी गैप दे दिया मैंने, Q को बिल्कुल यहाँ से भी लिख सकते थे, लेकिन वो समझने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए हमें। यानी कि अगर Q को इसके इतने पास लिख देते तो काफ़ी दिक्कत होती है वो इस तरीके से लाइन वगैरह ड्रॉ करने में। तो ये P और Q दो पॉइंट है जो एक दूसरे के बिल्कुल नियर हैं। एंड अब हम मान लेते हैं एक और कि जो A कैप है, A कैप इज द यूनिट वेक्टर, ये क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, किसके डायरेक्शन में है, पी क्यू के डायरेक्शन में है। अब डेफिनेशन को एक बार और दोबारा पढ़ते हैं। ये क्या है, चेंज है स्केलर फील्ड के अंदर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब अगर हम पी को क्यू से मिला दें, पी को क्यू पॉइंट से अगर हम मिला देते हैं इस तरीके से, तो यहां से देखिए जो ये पी क्यू है, पी क्यू, ये क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, यानी कि पी क्यू किसको डिनोट करेगा, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। अब उसके बाद देखिए द वैल्यू ऑफ फाई एट पॉइंट पी इज फाई पी एंड एट पॉइंट Q, एट पॉइंट Q इज, वो क्या बनेगी, फाई Q बनेगी भी, ठीक है। फाई और Q में डिफरेंस देखते रहना भी। देन अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन स्केलर फील्ड, ठीक है, चेंज इन स्केलर फील्ड। अब चेंज इन स्केलर फील्ड कैसे होगा कि फाई Q में से, फाई Q में से अगर हम क्या घटा दें, फाई P को माइनस कर दें, यानी कि स्केलर फील्ड की वैल्यू Q पे और उसमें से हम क्या माइनस कर दें, P पे, ठीक है ना, कि Q पे स्केलर फील्ड की वैल्यू क्या है, P पे वैल्यू क्या है, दिस मीन्स ये क्या हो गया, उनका माइनस हो गया। लेकिन अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो क्या निकालनी है, फाई Q माइनस फाई P अपॉन PQ, ठीक है। अब ये है PQ। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये है, इसका मीनिंग है
चेंज इन स्केलर फील्ड, चेंज इन स्केलर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस पी क्यू, ठीक है ना। यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये चेंज है स्केलर फील्ड के अंदर विद रिस्पेक्ट टू पी क्यू, यानी कि पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस के। या फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि फाई क्यू माइनस फाई पी अपॉन पी क्यू, ये है। इसको जनरली हम लिखते हैं डेल्टा फाई से, क्योंकि ये 5 है यानी कि स्केलर फील्ड में चेंज है, और ये क्या है डेल्टा एस से, यानी कि एस का मीनिंग चेंज इन डिस्टेंस। क्लियर। अगर इसको मैं अलग अलग लिखूं तो इसका तो मीनिंग है चेंज इन स्केलर फील्ड, चेंज इन स्केलर फील्ड अपॉन ये क्या है चेंज इन, यानी कि ये चेंज है डिस्टेंस के अंदर। क्लियर। अब उसके बाद अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं भी। अब जैसे जैसे ये जो Q है वो किसको अप्रोच करेगा, P को। Q किसको अप्रोच करेगा, P को, यानी कि ये Q P की तरफ बढ़ेगा। क्लियर। तो डिस्टेंस कम होती जाएगी, तो यहां से हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं एज Q अप्रोचेस टू P, देन तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे Q अप्रोचेस टू P फाई Q माइनस फाई P अपॉन पी क्यू। इसको मैं क्या लिख सकता हूं लिमिट Q अप्रोचेस टू P, और ये क्या है था भाई डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एस, जिसको हम क्या लिखते हैं डी फाई अपॉन डी एस से, जो हमारा मेन मुद्दा है डी फाई अपॉन डी एस, यानी कि इसी को हम क्या नाम देते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है ना, यही है हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी फाई अपॉन डी एस। तो ये होता है भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव कि अगर स्केलर फील्ड में चेंज निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, देन इट इज नोन एज डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द स्केलर फील्ड। तो ये क्या होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट में है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर फील्ड फाई एट द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x y z इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A इज गिवन बाय डी फाई अपॉन डी एस इक्वल टू होगा ग्रेड फाई इंटू में ए वेक्टर। यानी कि अब हमें इसके अंदर क्या प्रूव करना है कि किसी भी स्केलर फील्ड फाई के अंदर अगर हम किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव करते हैं पॉइंट P और किसकी डायरेक्शन में गिवन वेक्टर ए की डायरेक्शन में, तो वो हमेशा वो जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल होगा ग्रेड फाई डॉट ए वेक्टर के। ये हमें प्रूव करना है भी। तो अब हम सपोज कर लेते हैं, थोड़ा एक बार इसको डायग्राम के हेल्प से देख लेते हैं कि ये है वेक्टर ए, यानी कि इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। अब ए वेक्टर है तो ये बनेगा भी ग्रेड फाई, यानी कि इस तरीके से डेल फाई बोलते हैं आप इसको। तो अब यहाँ से ये है डी फाई अपॉन डी एस, यानी कि ये क्या है डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, और लेट सपोज ये क्या है इनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है ना। अब हमें दिखाना है कि डेल फाई डॉट ए वेक्टर क्या होगा। अगर दो का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम क्या आता है डेल फाई का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड और इंटू में कोस थीटा, और यहाँ जो ए वेक्टर बनेगा वो यूनिट वेक्टर बनेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट पी, जो पी पॉइंट है वो है एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट of the scalar field phi। ठीक है। and a vector is the given vector। ये क्या है a वेक्टर है गिवन वेक्टर है। उसके बाद अब हम क्या सपोज कर लेते हैं लेट जो पी क्यू की डिस्टेंस है वो क्या होगी डेल्टा एस होगी भी। पी क्यू की डिस्टेंस क्या होगी डेल्टा एस एंड क्यू बी द नेबरहुड पॉइंट। ये क्या है नेबरहुड पॉइंट ऑफ पी एंड पी क्यू इज इन द डायरेक्शन ऑफ, जो पी क्यू है
इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप, यानी कि ए यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में हमने क्या लिया है, पी क्यू को लिया। अभी क्लियर। उसके बाद अब हमें सपोज करना पड़ेगा लेट कि जो ए कैप है वो वेक्टर होगा एल आई कैप, एम जे कैप, एन के कैप। ये जस्ट सपोज कर रहे हैं हम, एक्स वाई जेड भी ले सकते हो। अब एक्स वाई जेड क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वो पी के कोऑर्डिनेट है, इस वजह से। देन अब जो क्यू के कोऑर्डिनेट आएंगे भी, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ से हम लिख देते हैं देन द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू बनेंगे यहाँ से देखिए एक्स प्लस एल और डेल एस कोमा वाई प्लस एल के बाद एम और डेल एस और जेड प्लस एन और ये डेल एस। ठीक है ना, क्योंकि पी क्यू की डिस्टेंस हमने क्या ली है, डेल एस ली है भैया, डेल्टा एस आप इसको बोल सकते हो। और ये एल एम एन क्या थे, ए जो यूनिट वेक्टर था उसके डायरेक्शन कोसाइन से भी एल एम और एन। क्लियर। उसके बाद नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है वो क्या कहती है वो देखिए। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं कि जो डी फाई अपॉन डी एस होता है उसको हम लिखते हैं लिमिट क्यू टेंड्स टू पी, यानी कि क्यू किसको अप्रोच करता है, पी को, जो अभी हमने पढ़ा था। और ये किसके इक्वल होता है, फाई ऑफ क्यू और माइनस फाई ऑफ पी अपॉन डेल एस, यानी कि पी क्यू की जो डिस्टेंस होती है। तो यहाँ से वैल्यू रख देते हैं इसकी, ये है फाई ऑफ क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है एक्स प्लस और ये एल डेल एस कोमा वाई प्लस एम डेल एस कोमा एन सॉरी जेड प्लस एन डेल एस, ये हो गया। और माइनस फाई ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट क्या आए थे एक्स वाई जेड, तो ये हुआ एक्स वाई जेड। अब उसके बाद है अपोन में ये है डेल एस। क्लियर। तो ये वैल्यू आई, भी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब यहाँ से हम यूज करेंगे टेलर एक्सपेंशन थ्योरम का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग टेलर एक्सपेंशन थ्योरम। अब टेलर की एक्सपेंशन थ्योरम क्या कहती है वो देखिए भी। अब टेलर एक्सपेंशन थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई ऑफ दिस, इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से हम लिखेंगे फाई ऑफ एक्स वाई जेड, उसके बाद प्लस इसको लिखेंगे फाई ऑफ एल इंटू डेल एस और करली फाई अपॉन करली एक्स आएगा इनके साथ। उसके बाद एम डेल एस करली फाई अपॉन करली वाई आएगा प्लस एन डेल एस और करली फाई अपॉन करली जेड आएगा भी। अब सो ऑन, इस तरीके से इनफाइनाइट टर्म तक जाती है, लेकिन हमारा रिजल्ट यहीं तक ये ओपन हो जाएगा कि ये टेलर एक्सपेंशन थ्योरम आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो एक बार यूट्यूब वगैरह से और कहीं से सर्च करके एक बार इसको देख ले, क्योंकि मैंने यहाँ सिर्फ उसका रिजल्ट लिखा है कि स्टार्टिंग में फाई ऑफ एक्स वाई जेड, उसके बाद क्या है करली फाई अपॉन करली एक्स आए इनके साथ, नेक्स्ट जो टर्म आएगी प्लस में वहाँ बनेगा करली स्क्वायर फाई अपॉन करली एक्स, फिर क्यूब बनता रहेगा, सो ऑन, ये इनफाइनाइट नंबर तक चलता रहेगा भी। ये टेलर की एक्सपेंशन थ्योरम थी, ये शायद फर्स्ट सेम में भी आपने पढ़ी थी। उसके बाद ये जो माइनस है फाई ऑफ एक्स वाई जेड, ये एज इट इज, और अपॉन यहाँ से ये क्या आएगा डेल एस, और इसके बाहर क्या लगी थी, लिमिट भी लगी थी, यानी कि लिमिट क्यू टेंड्स टू पी। ठीक है, यहाँ भी आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, लिमिट क्यू टेंड्स टू पी। क्लियर। अब उसके बाद अब देखिए फाई ऑफ एक्स वाई जेड एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये तो दोनों हुए कैंसिल। अब इस टर्म में से ये क्या आएगा, जो डेल एस है वो क्या आया कॉमन, तो डेल एस ये तीनों जगह से नीचे वाले डेल एस से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट क्यू टेंड्स टू पी है, अब इसमें वैल्यू रखने के लिए जगह ही नहीं रही, दिस मीन्स ये क्या बचा, इसको मैं लिख लेता हूँ कि लिमिट, चलो एक बार और लिख लेते हैं, क्यू टेंड्स टू पी। अब ये बचा एल इंटू में करली फाई अपॉन करली एक्स प्लस एम इंटू में करली फाई अपॉन करली वाई प्लस एन इंटू में करली फाई अपॉन करली जेड।
ये वैल्यू आई भी। अब अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। अब लिमिट का तो कोई काम ही नहीं है, ये रहा ही नहीं क्यू और पी, तो इसको हटा देता हूँ मैं। इसको मैं लिख सकता हूँ करली फाई अपॉन करली एक्स आई कैप प्लस करली फाई अपॉन करली वाई जे कैप प्लस करली फाई अपॉन करली जेड के कैप, ठीक है ना। और डॉट इसको अगर मैं ये लिखूँ कि एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। अब ये गलत नहीं होगा भाई, रीजन क्यों है गलत क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एल इंटू में कर ली फाई अपॉन कर ली एक्स वाई बनेगा, एम इंटू में दिस और एन इंटू में दिस, यानी कि वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू, ये हम पढ़ चुके हैं किसकी वैल्यू होती है अभी, डेल फाई की डॉट, और ये अभी हमने क्या लिया था, ए वेक्टर। यानी कि यहाँ से हमने साबित कर दिया कि ये जो डी फाई अपॉन डी एस है उसकी वैल्यू क्या होगी, डेल फाई डॉट ए वेक्टर होगी भी। क्लियर। तो इस तरीके से आप इस थ्योरम को कंप्लीट करोगे, जो बिल्कुल इजी सी है। जो मेन है वो आपको इस थ्योरम का रिजल्ट पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है वो कुछ इस टाइप से है, इफ एन कैप बी ए यूनिट नॉर्मल टू द लेवल सरफेस, एक लेवल सरफेस है फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी एट पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, एंड एन बी द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सम फिक्स्ड पॉइंट ए, फिक्स पॉइंट ए से ये डिस्टेंस है इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। अब पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, वहां से ये इजिली आपको समझ में आएगा। अब डायग्राम कुछ इस टाइप से है भी, जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि ये है एक लेवल सरफेस, ठीक है ना। इसको मैं लिख लेता हूँ लेवल सरफेस, जो हमें गिवन है क्या, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। क्लियर। अब ये बोल रहा है कि इस लेवल सरफेस पे लेट सपोज ये कोई पॉइंट है पी, यानी कि जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। अब P पे एक हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं भी इस तरीके से, ये P पे क्या हो गया, टेंजेंट। अब ध्यान से पढ़ते हैं इसको। ये बोल रहा है कि जो एन कैप है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है लेवल सरफेस के, यानी कि जो एन कैप है वो क्या है, यूनिट और नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि दिस मीन्स ये P पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हुआ नॉर्मल ड्रॉ इस तरीके से, तो ये क्या होगा, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, ये है एन कैप बी, क्या है, एन कैप। क्लियर। और इस पे कोई एक पॉइंट है फिक्स पॉइंट ए, जो ये ए फिक्स पॉइंट दिया गया है, ए से लेके और इस पी तक की जो डिस्टेंस है वो है एन, यानी कि यहां से यहां तक ये क्या होगी, एन डिस्टेंस है। उसके बाद एंड एन बी द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ए, ये हमने ले लिया इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप की डायरेक्शन में, सो दैट जो डेल एन है ये या डेल्टा एन है रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ नॉर्मल एट ए, जो किसको रिप्रेजेंट कर पाए, नॉर्मल एट ए को, इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। देन हमें प्रूव करना है कि जो ग्रेड फाई इज इक्वल टू क्या होगा, डी फाई अपॉन डी एन इंटू एन कैप के। तो यहां से हम लिख लेते हैं स्टार्टिंग में, लेट एन कैप बी द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है ना, यूनिट नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। अब लेवल सरफेस क्या है, फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, इसके क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। आप यहां लिखोगे एज वी नो दैट कि जो ग्रेड फाई होता है या फिर डेल फाई है इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी लेवल सरफेस, ठीक है। अब जो ग्रेड फाई होता है वो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है लेवल सरफेस के। अब जो एन कैप लिया है वो भी नॉर्मल है लेवल सरफेस के, और जो डेल फाई है ये भी क्या है, नॉर्मल है लेवल सरफेस के। अब यहां से एक चीज समझिए, अगर एक ही लाइन के दो लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों लाइनें क्या हैं, परपेंडिकुलर, तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी कि नहीं। यानी कि ये जो एन कैप है वो भी इस लेवल सरफेस के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो वहां पे नॉर्मल है, और ये डेल फाई भी क्या है, नॉर्मल है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, सो डेल फाई एंड जो एन कैप यूनिट वेक्टर है आर पैरेलल टू ईच अदर। अब ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे भी एक दूसरे के, ठीक है ना।
अगर ये पैरेलल है तो ये हमने क्लास 12th में पढ़ा था कि मैं इस डेल फाई को क्या लिख सकता हूँ, सम स्केलर लैम्डा और इनटू में एन कैप, वेयर ये जो लैम्डा इज एनी स्केलर, लैम्डा क्या होगा, कोई भी स्केलर होगा। यानी कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं इस तरीके से तो हम उनको एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिख सकते हैं भी, आप लैम्डा इस साइड भी यूज कर सकते थे, बात एक ही है भी। तो मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप देखो, अगर आपको डी फाई अपॉन डी एन की वैल्यू निकालनी है, अब इसका जो मीनिंग है वो क्या हुआ, इसका मीनिंग है कि ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई, किसका है, फाई, किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, किसकी डायरेक्शन में है, एन कैप की डायरेक्शन में। तो मैं ये जो डी फाई और अपॉन डी एन है, डी फाई अपॉन डी एन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी फर्स्ट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि ग्रेड फाई इंटू एन कैप लिखा जा सकता है। अभी ये रिजल्ट हमने स्टडी किया है यूजिंग थ्योरम फर्स्ट, ये जो अभी इससे पहले वाली थ्योरम थी उसी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि डी फाई अपॉन अगर डी एन है इक्वल टू डेल फाई और डॉट क्या होगा, एन वेक्टर होगा भी, क्लियर। तो ये हुआ। उसके बाद अब नेक्स्ट काम क्या है, अब यहाँ से जो डेल फाई की वैल्यू है वो क्या है, लैम्डा एन, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, इनकी डी फाई अपॉन डी एन इक्वल टू ये वो लैम्डा एन कैप इंटू एन कैप। जब आप एन कैप डॉट एन कैप करोगे, दोनों यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 1। तो दिस मीन्स डी फाई अपॉन डी एन की वैल्यू क्या आई, लैम्डा आई भी, क्या आई, वैल्यू 1, सॉरी लैम्डा आई। यहाँ से रीजन लिख देना है कि एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लैम्डा दोबारा फिर यहाँ पुट कर देंगे भी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है कि ग्रेड फाई इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू ये पुट कर देंगे, यानी कि क्या आएगा, डी फाई अपॉन डी एन और डॉट एन कैप हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो ग्रेड फाई है जिसको हम ग्रेड फाई बोलते हैं वो क्या होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। यानी कि ये हमें प्रूव करना था कि देखो अगर हम इस पी पॉइंट पे क्या लिखें, ग्रेड फाई निकालें तो वो भी तो इसी की डायरेक्शन में आएगा, ऐसे ही होता है वो भी, यानी कि इसी तरीके से। अगर मान लिया इस पॉइंट पे हम निकालते हैं, कोई दूसरा पॉइंट है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, किसी तीसरे पॉइंट पे वो निकालो, यानी कि अगर इस पॉइंट पे निकालोगे तो ग्रेड फाई है, ग्रेड फाई भी क्या होगा, इस एन कैप की डायरेक्शन में क्या बनेगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा। बस वही चीज़ है, क्योंकि जब पी पॉइंट पे आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालोगे एन कैप की डायरेक्शन में, दिस मीन्स वही तो क्या है, ग्रेड फाई है कि नहीं। तो बस यही हमें प्रूव करना था। तो ये है आपकी थ्योरम नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट है जो थ्योरम नंबर 3 है, टू शो दैट जो ग्रेड फाई इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी फाई अपॉन डी एस अकर्स। यानी कि ग्रेड फाई वो वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन में डी फाई अपॉन डी एस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये हमें शो करना है भी। तो उसके लिए देखो यहाँ से मैं इस तरीके से एक लेवल सरफेस ले लेता हूँ, क्योंकि डायग्राम की हेल्प से चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आती है ना। तो ये कोई भी पॉइंट है, लेट सपोज पॉइंट पी ले लेते हैं, और ये पी पे क्या है, टेंजेंट है। यहाँ पे इस तरीके से एक यूनिट वेक्टर एन कैप है और ये कोई वेक्टर ए कैप है, और इसकी डायरेक्शन में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं डी फाई अपॉन डी एस, ठीक है ना, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, क्लियर। तो ये है लेवल सरफेस, ये जो मैंने नीचे लिखा है ये है लेवल सरफेस। उसके बाद तो अब यहाँ से हम लिखेंगे एज वी नो दैट the directional derivative of phi in the direction of vector A, वो क्या होगा कि जो d फाई अपॉन डी एस की वैल्यू होगी वो होगी डेल फाई इंटू में ए वेक्टर। ये हम फर्स्ट थ्योरम के अंदर पढ़ चुके हैं अभी। अब यहाँ से देखिए
जो डी फाई अपॉन डी एस है इक्वल टू, अब जो डेल फाई की वैल्यू आई थी भी, ठीक है ना, डेल फाई की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी फाई अपॉन डी एन इंटू एन कैप, और ये क्या आएगा, ए यूनिट वेक्टर लिया है तो ए कैप लगाओगे, और साथ में क्या होगा ए कैप, यानी कि ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब ये कहाँ से हमने पुट की, यूजिंग थ्योरम सेकंड। जो अभी थ्योरम नंबर सेकंड में हमने क्या पढ़ा था कि जो डेल फाई होता है वो क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, क्लियर। और तो इस तरीके से अब यहाँ से जो डी फाई अपॉन डी एस बनेगा भी, वो क्या बनेगा, इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि डी फाई अपॉन डी एन, और ये क्या बना, एन कैप डॉट ए कैप, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी फाई अपॉन डी एस इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन, और साथ में क्या आ जाएगा, कोस थीटा। अब आपको लग रहा है कोस थीटा क्यों आया, तो इसका मैं रीजन दे देता हूँ, बिकॉज जो एन कैप डॉट ए कैप है वो क्या होगा, एन कैप का मैग्नीट्यूड और ए कैप का मैग्नीट्यूड, साथ में कोस थीटा, और जो इक्वल हो जाएगा कोस थीटा के, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है 1, तो ये 1 हुआ, तो ये क्या बचा, कोस थीटा बचा भी। अब हमें ये बताना है कि इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कब होगी। अब मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करती है डी फाई अपॉन डी एन पे या फिर कोस थीटा पे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगी 1, क्योंकि जो कोस की रेंज होती है, भी मैं अलग से लिख देता हूँ कि कोस फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से +1 तक, यानी कि या तो -1 वैल्यू हो, छोटी से छोटी वैल्यू ये हो सकती है, बड़ी से बड़ी वैल्यू +1 हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा होगा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने क्यों ली, क्योंकि डी फाई बिकॉज यहाँ पे जो बिकॉज डी फाई अपॉन डी एन ये क्या है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है भी। फिक्स्ड का मीनिंग, अब वैसे तो ये क्या रेट ऑफ चेंज को डिनोट करता है, लेकिन रेट ऑफ चेंज भी तो फिक्स ही होता है, हाँ भी इतना रेट ऑफ चेंज है। अब ये थोड़ा ना कि रेट ऑफ चेंज को भी मैक्सिमम ऐसे वो इस तरीके तो नहीं दिखा सकते, यानी कि जो भी रहेगा, जितना भी रहेगा वही रहेगा, उसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कोस थीटा पे। अब कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, जब मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 1 होगी देन यहाँ से जो डी फाई अपॉन डी एस की वैल्यू होगी वो क्या बनेगी भी, डी फाई अपॉन डी एन बन जाएगी भी, ठीक है, डी फाई अपॉन डी एन। और डी फाई अपॉन अगर डी एन बन गई तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ग्रेड फाई की ही डायरेक्शन में ये क्या बनी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी फाई अपॉन डी एस, क्योंकि डी फाई अपॉन डी एन को हमने क्या लिखा था, वो इसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि दिस वन इज इक्वल टू क्या था, डी फाई अपॉन डी एन इंटू में एन कैप। तो दिस मीन्स इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, ग्रेड फाई की फॉर्म में। अब यहाँ से देखो ये डायग्राम था, डी फाई अपॉन एस ये डेरिवेटिव था। अब ये बोल रहे हैं कोस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, ये हमें देखना है भी, जब एंगल की वैल्यू क्या होगी, एंगल होगा 0 डिग्री, यानी कि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि इन दोनों के बीच में ये जो एंगल थीटा है, अगर ये थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया, दिस मीन्स ये जो डी फाई अपॉन डी एस है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम। और ये 0 कब होगा, जब ये ए ऐसे मूव करता हुआ कहाँ पे पहुंच जाएगा, एन कैप के ऊपर, यानी कि इस तरीके से इस ए को अगर मैं यहीं बना दूं कि यहाँ पे इस तरीके से ये क्या हो गया, ए हो गया भी, ए कैप हो गया, दिस मीन्स ये सेम डायरेक्शन के अंदर हो गए और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 0, यानी कि जब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो गया दिस मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम, एंगल 0 तो वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम। तो ये है आपकी थर्ड थ्योरम। अब थोड़ा एक बार समरी को पढ़ लेते हैं भी, हमने पढ़ा क्या क्या है, वो क्या है कि हम जानते हैं कि जो ग्रेडियंट फाई है वो क्या होता है, नॉर्मल टू द लेवल सरफेस, यानी कि अगर हमें इस पॉइंट पे क्या निकालना है ग्रेडियंट फाई, तो इस पॉइंट इसके क्या लेवल सरफेस के हमें क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल निकालना पड़ेगा। पी पे भी क्या होता है इस तरीके से, पी पे हम क्या निकालते हैं, नॉर्मल निकालते हैं। तो यानी कि जो ग्रेडियंट फाई होता है वो तो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है लेवल सरफेस के इस तरीके से। उसके बाद जो ग्रेडियंट फाई है उसकी वैल्यू क्या होती है, डी फाई अपॉन डी एन इंटू एन कैप, ये जो अभी हमने
थ्योरम में प्रूव किया था जो एन कैप है वो क्या है, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कि जो गिवन सरफेस के। अब उसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, उसको हम क्या लिखते हैं, डेल फाई इंटू ए, इनकी ग्रेडियंट फाई इंटू में ए। ये भी हम थ्योरम के अंदर प्रूव कर चुके हैं। और अभी हमने ये प्रूव किया है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी फाई अपॉन डी एस वो अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेड फाई, यानी कि उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेड फाई की डायरेक्शन में, क्योंकि ए कहां पहुंच गया, ये ग्रेड फाई वाली जगह पहुंच गया अभी, तो दिस मींस इसकी डायरेक्शन में इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है और नॉर्मल प्लेन है वो क्या होती है किसी लेवल सरफेस पे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको समझने के लिए देखो बिल्कुल सिंपल सा हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और उस डायग्राम से ही हम सारी चीजें समझेंगे भी। ये है एक लेवल सरफेस, ठीक है, इसको मैंने लिखा लेवल सरफेस। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पे कोई P पॉइंट मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट है x y z, ये P कोई भी पॉइंट है, इस फॉर्म में कोऑर्डिनेट हो सकते हैं अभी। तो यहां से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस P पॉइंट पे, और ये लेट सपोज Q कोई अनदर पॉइंट है, इसी पे उसको हम मान लेते हैं कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z, इस तरीके से। अब ये क्या है, ये है टेंजेंट प्लेन, ये ध्यान रखना, ये है टेंजेंट प्लेन जो अभी हमने ड्रॉ किया है। अब हम क्या करते हैं, इसके नॉर्मल एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, नॉर्मल है भी, ठीक है ना। बस डायग्राम से इक्वेशन समझ में आ जाएगी, ये ध्यान रखना। अब यहां से देखो, अगर आपने पी क्यू की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो जो पी क्यू वेक्टर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कैपिटल एक्स माइनस एक्स आई कैप प्लस कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई जे कैप प्लस कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड के कैप। ये किसकी वैल्यू आई, पी क्यू की, ठीक है। अब यहां से है पी क्यू इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट प्लेन, यानी कि ये किसकी डायरेक्शन में है, टेंजेंट प्लेन की डायरेक्शन में है। एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो डेल फाई होता है भी इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, तो इसकी किसके डायरेक्शन में होता है, नॉर्मल की डायरेक्शन में। और अभी हमने क्या किया है कि ये जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के, यानी कि टेंजेंट प्लेन भी लिख सकते हो आप इसकी जगह। तो नॉर्मल की डायरेक्शन में क्या है, डेल फाई, यानी कि डेल फाई की डायरेक्शन ये है। तो दिस इंप्लाइज कि ये जो पी क्यू वेक्टर है वो डेल फाई के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, जीरो आएगा। रीजन, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अब डेल फाई की भी डायरेक्शन ये है इस तरीके से, और ये है टेंजेंट प्लेन की डायरेक्शन, यानी कि पी क्यू की डायरेक्शन। तो दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। अब पी क्यू की वैल्यू क्या आई थी, कैपिटल एक्स माइनस एक्स आई कैप प्लस कैपिटल वाई माइनस वाई जे कैप प्लस और कैपिटल जेड माइनस जेड के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ भी, डेल फाई के साथ। और डेल फाई की वैल्यू क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट इनकी करली फाई अपॉन करली एक्स आई कैप और करली फाई अपॉन करली वाई जे कैप और यहाँ से करली फाई अपॉन करली जेड के कैप और इक्वल टू जीरो। अब ये क्या हुई, विच इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। किसकी इक्वेशन आ गई, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है भी। उसके बाद अब अगर हमें नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो, टेंजेंट प्लेन का मीनिंग क्या होगा कि अगर यहां से आप एक प्लेन ड्रॉ कर लेते हो इस तरीके से, ये कोई प्लेन है, ये जो सारा प्लेन है वो इस लेवल सरफेस के क्या होगा, हाँ इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा, हर एक लाइन इस तरीके से। बस ये मान के चलो जैसे ये पृथ्वी है, ये जो लेवल सरफेस है अगर इसको हम ऐसे मिला दें तो ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर एक मान लिया एक बड़ा सा मिरर रख दिया अभी ऐसे,
ठीक है ना। जैसे क्रिकेट की बॉल है, उसके ऊपर कोई मिरर हम रख दें, उस टाइप का है ये। दिस मीन्स ये जो टेंजेंट प्लेन है ये होगी इसकी इक्वेशन, जो किस पे डिपेंडेंट है, नॉर्मल पे डिपेंडेंट है। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो हम कोई ए पॉइंट मान लेते हैं भी, ए मानो, आर मानो, क्यू मानो, कुछ भी आप मान सकते हो। चलो मैं यहाँ पे आर ही लिख लेता हूँ क्योंकि पी क्यू आर ये सीक्वेंस में हो जाएगा। अब आर पॉइंट के कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, x1 हो सकता है, y1 और z1 की फॉर्म में। आप x डैश y डैश z डैश ले सकते हो, कैपिटल x y z में ले सकते हो, कुछ भी आप मान लो तो क्या है, जस्ट कोऑर्डिनेट है। अब देखो ये जो पी आर है, ये जो पी आर है वो क्या है, नॉर्मल है, पी आर है नॉर्मल। और जो डेल फाई है वो डेल फाई भी किसकी डायरेक्शन में था, नॉर्मल की डायरेक्शन में। तो यानी कि ये जो पी आर है और जो डेल फाई है, यहां हम लिखेंगे हियर पी आर एंड डेल फाई आर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक जैसी है। सो जो ये पी आर है एंड जो डेल फाई है आर पैरेलल, ये क्या होंगे भी, पैरेलल होंगे। अगर ये पैरेलल हैं तो दिस मीन्स जो पी आर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे डेल फाई के साथ वो इक्वल टू क्या आएगा, 0। क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब वो एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये ही हमारी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये क्या आई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आई भी। अब ये जो दोनों इक्वेशन हम निकाली है, ये नॉर्मल की इक्वेशन है, ये क्या थी, टेंजेंट की इक्वेशन। ये वेक्टर फॉर्म में है। अगर इन्हीं को हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो इसको कैसे लिखोगे, इस वाले को अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ देखो पी आर और डेल फाई क्या है, पैरेलल। अगर पैरेलल हैं तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, स्केलर मल्टीपल। तो अगर पी आर की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पी, यानी कि इसको मैं ये लिख सकता हूं कि x1 माइनस एक्स और आई कैप, यहां से y1 माइनस वाई जे कैप, और उसके बाद क्या लिखोगे, प्लस z1 माइनस z और k कैप। ये किसकी वैल्यू है, ये मैंने लिखा है पी आर के लिए भी, ठीक है। ऐसे ही डेल फाई की वैल्यू ये होती है। अब ये अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि x1 माइनस एक्स आई कैप प्लस y1 माइनस वाई जे कैप प्लस z1 माइनस z के कैप इक्वल टू सम स्केलर लैम्डा इनटू में क्या आएगा, डेल फाई, यानी कि करली फाई अपॉन करली एक्स आई कैप, करली फाई अपॉन करली वाई जे कैप और करली फाई अपॉन करली जेड के कैप। ऐसा लिखा जा सकता है, क्लियर। तो अब हम यहां से इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म, उसमें मैं क्या लिख सकता हूं कि ये x1 माइनस एक्स अपॉन करली फाई अपॉन करली एक्स इक्वल टू क्या होगा, y1 माइनस वाई और करली फाई अपॉन करली वाई इक्वल टू z1 माइनस जेड और करली फाई अपॉन करली जेड। तो ये क्या आई, कार्टेशियन फॉर्म भी। आप इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ले लोगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो मर्जी ले लो भी। ये तो क्या है, जस्ट ऐसे डिनोट करते हैं, हाँ भी इस टाइप के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, इनकी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, ये जस्ट हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं भी। तो ये आएगी इसकी कार्टेशियन फॉर्म, और ये है वेक्टर फॉर्म, इनकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये नॉर्मल की कार्टेशियन फॉर्म है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक रहता है इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन का, वो है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सरफेस। यानी कि जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है दो सरफेस के बीच में, वो क्या बनेगा भी, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सरफेस इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि उनके जो नॉर्मल के बीच का एंगल होगा वो क्या होगा, वही उन प्लेन के बीच, उन सरफेसेस के बीच का क्या बन जाएगा, एंगल। जैसे कि एक तो ये लेवल सरफेस है, एक दूसरा ये लेवल सरफेस है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमें बताना है कि वो किस एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे। यानी कि इसके नॉर्मल का और इसका जो नॉर्मल जाएगा, उनके बीच का जो एंगल होगा वही क्या होगा, उन प्लेन का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो इस वजह से हमने मान लिया है इफ टू सरफेस, एक है φ1 xyz, दूसरा है φ2 xyz, इंटरसेक्ट एट एंगल थीटा, वो किस एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, थीटा पे। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन
डेल फाई 1 और डेल फाई 2, और ये डेल फाई 1 और डेल फाई 2 क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन, क्योंकि ये जो अभी हमने प्लेन लिया था इसकी डायरेक्शन ही देखो, यहाँ पे ये क्या था, डेल फाई, यानी कि ये क्या था, नॉर्मल टू द प्लेन वाली डायरेक्शन में था। तो ये फर्स्ट प्लेन के नॉर्मल, ये सेकंड प्लेन के नॉर्मल। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो क्या बनेगा, ये दोनों भी क्या है, ये दोनों नॉर्मल है और वेक्टर क्वांटिटी है। दिस मींस दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं, cos थीटा इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड में दोनों का मॉडुलस। ये तो हम क्लास 12th में भी पढ़ चुके हैं भी, क्लियर। तो इस तरीके से आप एंगल निकालोगे। तो इस टॉपिक के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन होता है फिनिश भी। पार्ट 1 पहले आ चुका था, पार्ट 2 अब आएगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 3.3 के साथ। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आती हैं जो प्रीवियस वीडियोस हैं, तो आप लाइक जरूर किया करें, कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि वीडियो डलते ही पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।